कि अरविंद सर इज़ द पर्सन हु मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एंड आई चलिए लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 40x1 प्लस 100x2 सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन 12x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 3000, 4x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2000 एंड 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन equal to 900 and x1 x2 greater than equal to 0। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ग्राफिकल मेथड से। सो नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड को यूज करके फटाफट सॉल्व करिए इसको। चलिए फटाफट अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके आंसर जो है वो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो वही मेरे को सिंप्लेक्स मेथड से भी मिलना चाहिए। यहाँ पे दोनों कंस्ट्रेंट जो है वो मेरे पास आ गया 12x1 प्लस 6x2 प्लस s1 3000, 4x1 प्लस 10x2 plus s2 is equals to 2000 and 2x1 plus 3x2 plus s3 equal to 900, x1 x2 and s1 s2 s3 all should be greater than equal to 0। तो चलिए लेट मी फाइंड आउट द फर्स्ट सॉल्यूशन। तो बेसिस में यहाँ पे लिख लेता हूँ s1 s2 s3 वेरिएबल्स हैं x1 x2 s1 s2 s3 एंड राइट साइड कोफिशिएंट b। क्या है फर्स्ट रो? 12 6 1 12 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 12 6 के बाद है 4 10 4 10 2 3 RHS 3000 2000। So I got the first solution of the problem that x1 x2 x3 are equal to 0 and s1 equal to 3000, s2 equal to 2000 and s3 equal to 900, right? Now let me check the solution for the optimality। क्या कोफिशिएंट है? 40 और 100 0 0 0। CB मेरे को मिला 0 0 एंड 0। क्लियर है बच्चों? 0 0 0 0 0 एंड 0, ये आया ZJ।
and now Cj minus Zj is 40, 100, 0, 0 and 0. तो इट मीन्स दैट कि अभी जो सॉल्यूशन मिला है उसको अपन मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और मैक्सिमाइज करने के लिए अंदर कौन आएगा, x2 जो है वो अंदर आएगा, तो बाहर कौन जाएगा उसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा थीटा, 3000 डिवाइडेड बाई 6, 500, 2000 डिवाइडेड बाई 10, 200 एंड 300. तो लिविंग वेरिएबल क्या बनेगा, S2 बनेगा लिविंग वेरिएबल. क्लियर. अगले स्टेज में मेरे को Z की क्या वैल्यू मिलने वाली है, 2000 नहीं 20,000 मिलेगा, क्योंकि X2 की 1 यूनिट बढ़ाने से मेरे को 100 रुपये का मुनाफा हो रहा है, और मैं यहाँ पे 200 यूनिट मैक्सिमम बढ़ा सकता हूँ. तो अगली टेबल पे जो प्रॉफिट होगा दैट हैज टू बी 20,000. करेक्ट. चलिए, तो अब 10 जो है दैट बिकम्स माय पिवोटल एलिमेंट, राइट. तो फर्स्ट थिंग मैं इस पूरे रो को 10 से डिवाइड करूंगा. S2 की जगह कौन आ गया, तो CB की वैल्यू जो है वो हो गई है 100. करेक्ट. अब ये पिवोटल एलिमेंट 10 को मेरे को 1 करना है, तो ये मेरे को मिल गया 2/5 by 5 1 0 1/10 0 and 200. करेक्ट. अब ये 6 को मेरे को 0 करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, R1 माइनस जो ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा दैट इज R1 माइनस 6 R2. तो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, 48/0 1 माइनस 6/10 ना, यार माइनस 6/10 0, यहाँ पे कितना आ रहा है 1800. राइट. थर्ड रो बोलो, एक मिनट इरेजर मार लेने दो पहले पूरा. हाँ, थर्ड रो बताओ. 4/5 0 0 माइनस 3/10, यहाँ पे 1, अच्छा पहले से 1 था, ठीक है. और ये यहाँ पे 300. राइट. तो सेकंड सॉल्यूशन मेरे को मिल गया है x2 इक्वल टू 200 एंड x1 इक्वल टू 0. राइट. नाउ लेट मी चेक वेदर इट्स दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट. तो यहाँ पे आ गया 40, 100, 0, 10, 0, 20,000. अब अगर अपन CJ माइनस ZJ देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे मेरे को मिला 0, 0, 0, minus 10 and 0. Now this row suggests me that the problem has multiple optimal solution. ये जो रो मेरे को मिली है ये मेरे को सजेस्ट कर रही है कि प्रॉब्लम का मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. कैसे है, देखिए अभी आपको x2 के लिए CJ माइनस ZJ 0 मिल रहा है, x2 ऑलरेडी टीम में खेल रहा है, और आपको S3 के लिए 0 मिल रहा है,
S3 भी ऑलरेडी टीम में है, S1 के लिए 0 मिल रहा है, S1 भी ऑलरेडी टीम में है, लेकिन यहां पे X1 के नीचे भी मेरे को 0 मिल रहा है, जो कि अभी मेरी टीम में नहीं है। क्लियर हुआ ये? तो इसका मतलब ये है कि अगले स्टेप में मैं अब X1 को अंदर ला सकता हूं और मेरे को एक दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा, और उस दूसरे सॉल्यूशन में Z की वैल्यू में कितना इंप्रूवमेंट होगा? कुछ नहीं, क्योंकि X1 को अंदर लाने से Z की वैल्यू में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन यहां से मेरे को यह मालूम चल गया कि ये प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन अवेलेबल है, यानी कि दिस प्रॉब्लम हैज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो सिंप्लेक्स की टेबल से कैसे मालूम चलेगा कि मेरे को मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है? सिंप्लेक्स की टेबल देख के मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? एट द ऑप्टिमल लेवल number of zeros in Cj minus Zj row are greater than what? Number of zeros in Cj minus Zj row is greater than basis variables. Number of, very good, number of basis variables. ये देखो बेसिस वेरिएबल के लिए तो मेरे को Cj माइनस Zj 0 मिलेगा ही। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बेसिस वेरिएबल तो ऑलरेडी टीम में है, तो बेसिस वेरिएबल के लिए तो उतने 0 मेरे को मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ बेसिस वेरिएबल से ज्यादा 0 मिल रहा है ऑप्टिमल लेवल पे, तो इसका मतलब एक वेरिएबल अभी टीम के बाहर है, जिसको मैं टीम में एंटर करा के सेम सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकता हूँ, सेम Z की वैल्यू ऑब्टेन कर सकता हूँ जो मेरे को अभी मिल रही है। क्लियर हुआ? सो एट द ऑप्टिमल लेवल नंबर ऑफ जीरोज इन Cj माइनस Zj रो आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बेसिस वेरिएबल्स। तो यहां पे मेरे पास में 3 बेसिस वेरिएबल थे और 4 0 मेरे को मिले। इसका मतलब द प्रॉब्लम हैज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बच्चों ये पॉइंट? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए जी, z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था अपन मैक्सिमाइज ग्राफिकल मेथड। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू 1 किए हैं ये वाला क्वेश्चन। चलिए, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो x1 माइनस 2x2 प्लस s1 इक्वल टू 1 मेरे को मिल रहा है, और मेरे को मिल रहा है x1 प्लस 2x2 माइनस s2 इक्वल टू 3, x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रही है बात? चलिए, पहले इटरेशन में कौन सा वेरिएबल नेसेसरली नॉन बेसिस बनेगा? x1 x2 नॉन बेसिस बनेगा। चलो x1 x2 को आप नॉन बेसिस मान लो, तो x1 x2 की वैल्यू आ गई आपको 0 0। तो यहां से आपको मिल गया s1 इक्वल टू 1 एंड s2 इक्वल टू -3। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको दिख रही है? क्या दिख रही है? समस्या ये दिख रही है कि s2 जो आ रहा है वो -3 आ रहा है,
और यहाँ मेरे पास कंडीशन क्या है, S1 S2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं बच्चों S1 S2 को बेसिस वेरिएबल मान लेता हूँ तो मेरे को फिजिबल सॉल्यूशन प्रॉब्लम का नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा एक तीसरा वेरिएबल जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। करेक्ट है? चलिए, तो कब अपन आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करेंगे? यूज ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल if slack variable is either zero or it is added with minus sign। स्लैक वेरिएबल जीरो कब होगा? जब इक्वेशन होगा। जैसे सपोज अपन यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, इन तीन इक्वेशंस में कौन कौन से इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल में को यूज करना पड़ेगा? दो में करना पड़ेगा। तीनों में ही मेरे को आर्टिफिशियल वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, ये माइनस साइन को हटाओगे आप तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट हो जाएगा, यानी कि स्लैक वेरिएबल जो है वो माइनस साइन आ जाएगा उसमें। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे भी आप आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करोगे, ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन है तो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करोगे। और तीसरे में इक्वेशन है और मेरे को मालूम है कि पहले इटरेशन में डिसीजन वेरिएबल जो है वो बेसिस नहीं बनेगा, तो भैया तीसरे इक्वेशन से अब मैं बेसिस किसको बनाऊंगा? आर्टिफिशियल वेरिएबल को। इज दैट क्लियर? तो अगर आप RHS को पॉजिटिव कर देते हो तो जहां पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप या इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट मिलेगा वहां पे आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आप उससे पहले RHS को पॉजिटिव कर लो। क्लियर हुआ? RHS अगर पॉजिटिव है तो जहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट आएगा वहां पे मेरे को आर्टिफिशियल वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर भैया? हाँ, प्लस प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल हमेशा ऐड प्लस ही करोगे। थर्ड इक्वेशन जो है x1 माइनस x2 प्लस a3 हो जाएगा सब, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस माइनस s1 प्लस a1 होगा। अब ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो बच्चों अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया और उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम में आर्टिफिशियल वेरिएबल मिल रहा है, इसका मतलब मेरे भाई कि उस प्रॉब्लम में कोई फिजिबल सॉल्यूशन है ही नहीं, तभी वहां पे आखिरी में भी मेरे को आर्टिफिशियल वेरिएबल मिल रहा है। आर्टिफिशियल वेरिएबल मेरे को सिर्फ इसको इस एग्जांपल से समझ लो कि अगर कोई लड़का या लड़की मांगलिक होती है तो पहले उसकी शादी किसी पेड़ से करवाते हैं, ठीक है, बाद में मेन आदमी से शादी होती है। तो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम पहला फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन कर लें, और फिजिबल सॉल्यूशन जब ऑब्टेन हो जाता है तो फिर मेरे को आर्टिफिशियल वेरिएबल भाई साहब को घर से बाहर निकाल देना है। इज इट क्लियर? और ये घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब उस लड़के या लड़के की शादी होने वाली नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर घर के बाहर नहीं गए तो इसका मतलब उस प्रॉब्लम का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हुआ ये? चलिए, अब ये आर्टिफिशियल वेरिएबल से हम ट्रीट कैसे करेंगे? आर्टिफिशियल वेरिएबल does not
has any physical significance and only used to obtain initial feasible solution। बच्चों अगर सारे कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के होते हैं तो मेरे को समस्या नहीं होती, मेरे को पहला फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो 0 0 मिल गया होता है। बात समझ में आ रही है? अगर आप सारे कंस्ट्रेंट अगर लेस देन इक्वल टू टाइप के होंगे तो एक फिजिबल सॉल्यूशन नेसेसरली होगा, वो होगा 0 0। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टाइप का कंस्ट्रेंट आ जाता है तो 0 0 फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ये जरूरी नहीं है। तो वो फिजिबल सॉल्यूशन को निकालने के लिए मेरे को आर्टिफिशियल वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, करेक्ट है। और जैसे ही आपको फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाए ये आर्टिफिशियल वेरिएबल को नमस्ते कर लेना है, इसको अपने को लेके ढोने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि आप जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर लिविंग वेरिएबल बन जाता है तो अपने पूरे पिक्चर से गायब कर दो उसको, ताकि दोबारा वापस घुस के वो अंदर आने की कोशिश ना करे। उसका पूरा बोरिया बिस्तर नामो निशान अपने को मिटा देना है। जब वो लिविंग कब मिटाना है? जब वो लिविंग वेरिएबल बन जाता है। तो अब सवाल आता है कि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम हैंडल कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। आर्टिफिशियल वेरिएबल, फर्स्ट बिग एम मेथड, बिग एम मेथड, और सेकंड होता है टू फेज मेथड। जो बिग एम मेथड बड़ी आसान है, अपना प्रॉब्लम अपन लिख लेते हैं। ये प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करना है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अगर मेरे को बिग एम मेथड से सॉल्व करना है तो चलो पहले मैं अपनी प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। मेरी प्रॉब्लम अभी क्या बन जाएगी, मैक्स z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, राइट, सब्जेक्ट टू x1 माइनस 2x2 प्लस s1 इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, x1 प्लस 2x2 माइनस s2 a या a2 जो भी एक ही वेरिएबल है तो a 3, ठीक है। अब बच्चों बिग एम मेथड में क्या करना है कि ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, अपने प्रॉब्लम में कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहे हैं, एक, हो सकता है कि 2 आए, 3 आए, 4 आए। तो जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो सब आर्टिफिशियल बिग एम मेथड में, हम बात कर रहे हैं बिग एम मेथड की। बिग एम मेथड से प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करना है। तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल को ले आके मेरे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करना है। उसका कोफिशिएंट मैं या तो प्लस m रखूंगा, या इसका कोफिशिएंट या तो मैं प्लस m रखूंगा या माइनस m रखूंगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल a था, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस माइनस m इंटू ए। अब ये प्लस होगा या माइनस, वो डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है या मिनिमाइजेशन की। हमारी प्रॉब्लम जो कि मैक्सिमाइजेशन में है, बताइए उसमें m के साथ में क्या कोफिशिएंट ऐड होगा, प्लस m या माइनस m। आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि ये भाई साहब को जितना जल्दी हो सके घर से बाहर करना है। क्या कोफिशिएंट आप यूज करेंगे, प्लस m या माइनस m? माइनस m। m क्या है, m एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, करेक्ट है। इसको आप
जैसे देखो बहुत 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 बड़ा नंबर है, जैसे कि अगर 12m प्लस 120 तो इट कैन बी कंसिडर एज 12m, क्योंकि 120m जो है वो उसके कंपैरिजन में निग्लिजिबल हो जाएगा, करेक्ट है। लेकिन अगर मेरे को फाइंड आउट करना है 12m और 6m, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 12m। हाँ, इसलिए मैं इसको इन्फिनिटी नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर मैं इसको इन्फिनिटी बोल देता हूँ तो 12m और 6m दोनों इन्फिनिटी हो जाते हैं। तो m बेसिकली बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, लेकिन 12m और 5m, सो आई नो दैट 5m इज ग्रेटर, सॉरी 12m इज ग्रेटर। चलिए, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 6m प्लस 12,000 और 7m माइनस 8,000, कौन सा नंबर बड़ा है? 12m है कहाँ? अभी 2 नंबर दिया हूँ, ये और ये, कौन सा नंबर बड़ा है? दूसरा वाला बड़ा है, क्योंकि m जो है वो इन्फाइनेटली लार्ज नंबर है। क्लियर हुआ? तो पीछे का कोफिशिएंट क्या है उससे मेरे को मतलब नहीं है, 7m जो है वो बड़ा होगा, 6m जो है वो छोटा होगा। क्लियर है? चलिए, अब अपन बात कर रहे थे कि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं m को ले जाके आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करूंगा। अब डिसाइड सिर्फ ये करना है कि प्लस m के साथ करूंगा या माइनस m के साथ। अगर प्लस m कर देता हूं तो भाई साहब ये आर्टिफिशियल वेरिएबल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, करेक्ट है। और यहां पे अगर मैं प्लस m लिखा हूं तो इसका मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल की 1 यूनिट बढ़ाने से मेरा प्रॉफिट m यूनिट बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो उस कंडीशन में मैं क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल को बाहर करना चाहूंगा? नहीं। तो मेरे को तो इनको बाहर करना है, तो मैं यहां पे मैक्सिमाइजेशन के साथ क्या सिंबल यूज करूंगा? मैक्सिमाइजेशन के साथ मैं क्या सिंबल यूज करूंगा? अरे यार, मैक्सिमाइजेशन है तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा माइनस m। क्लियर हुआ? यस नो? मैक्सिमाइजेशन के साथ आप माइनस m यूज करोगे, और अगर मिनिमाइजेशन होता तो आप यहां पे प्लस m यूज करते। करेक्ट है? बस अब आपकी प्रॉब्लम बन गई। क्या प्रॉब्लम बन गई? x1, x2, s1, s2 एंड a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है? चलिए, अब जैसे आप सिंपलेक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। बेसिस, कितने बेसिस वेरिएबल आएंगे? दो इक्वेशन है, पहले से कौन आएंगे और दूसरे से? ठीक है, क्लियर हुआ? अब जैसे आप सिंपलेक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे ही आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ ये पॉइंट? कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जैसे सिंपलेक्स मेथड आपने अब तक यूज किया था वही मेथड आपको यहां पे भी यूज करना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सॉल्यूशन निकालोगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करोगे, अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करोगे एंड देन लिविंग वेरिएबल डिसाइड करोगे। लिविंग वेरिएबल अगर आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल हो गया तो इसका मतलब यह है कि अगले स्टेज में आपको फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाने वाला है, और फिर उसके बाद आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जब तक आर्टिफिशियल वेरिएबल है तब तक आपको फिजिबल सॉल्यूशन प्रॉब्लम का नहीं मिला है। यानी कि जब तक टीम में मेरे को आर्टिफिशियल वेरिएबल दिखाई दे रहा है तब तक मेरे को उस प्रॉब्लम का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिला है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, ये हो गया अपना बीएम मेथड। नाउ व्हाट इज टू फेज मेथड? सर सेकंड इक्वेशन में a क्यों आया था? सेकंड इक्वेशन में a इसलिए आया था क्योंकि अगर आप a नहीं यूज करते तो आपको s2 की वैल्यू -3 मिलती। यस सर। पहले अपन x1 x2 को 0 मानते हैं, नॉन बेसिस है ना? यस सर। तो अपने को s2 जो है वो -3 मिल जाता। तो यहाँ पे अपने को आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करना है। यहाँ पे भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट मिले, जबकि RHS पॉजिटिव हो तो वहां पे आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। राइट? ओके सर। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, अब अपन बात कर रहे हैं टू फेज मेथड की।
बच्चों पढ़ने में आपको लगेगा कि 2 फेज मेथड जो है वो ज़्यादा लेंदी होगा, बट प्रैक्टिकली ये ज़्यादा साफ सुथरी मेथड है। इसमें प्रॉब्लम, मेरे को 2 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पहली प्रॉब्लम जो होगी दैट इज, फर्स्ट प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन ऑफ W विच इज द समेशन ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। पहले स्टेज की प्रॉब्लम क्या हुई? मिनिमाइज W विच इज द समेशन ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो हमारे केस में W क्या बन जाएगा? वन नहीं भाई, हमारे पास A है, तो हमारा W जो है वो बन जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ A। करेक्ट है। सब्जेक्ट टू जो भी कंस्ट्रेंट आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इस कंस्ट्रेंट को आप एज इट इज कॉपी कर लो। ठीक है बच्चों, अब जब आप W को मिनिमाइज कर रहे हो तो W की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 0 आएगी। कब आएगी? जब A जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट है। अब बच्चों देखो, 2 चीजें हो सकती हैं कि मैं W को मिनिमाइज कर रहा हूं और W की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आई और मेरा क्वेश्चन जो है वो मिनिमाइज हो गया, मैं ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच गया। ठीक है। और W की मिनिमम वैल्यू से मेरे को मिल रही है 10। W मिनिमम की वैल्यू मेरे को मिल रही है 10। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि A इज नॉट एलिमिनेटेड। A एलिमिनेट नहीं है, तभी तो W की वैल्यू मेरे को 10 मिल रही है। करेक्ट है। इसका मतलब प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले स्टेज में आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूशन मिला या नहीं। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि W की वैल्यू मेरे को मिल गई 0। राइट। बच्चों जब आपको W की वैल्यू 0 मिली तो इसका मतलब आपको ये कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाला एक सॉल्यूशन मिल गया। जब आप W को मिनिमाइज कर देते हो और वो 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई। ये कंस्ट्रेंट कौन से थे? जो कि ओरिजिनल प्रॉब्लम में दिए हुए थे। यस नो? तो जब W 0 हो गया तो आपको एक फिजिबल सॉल्यूशन मिल चुका है। और आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज करने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मेरे को एक फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए था। तो W को आप जब मिनिमाइज कर लेते हो और वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब आपको फिजिबल सॉल्यूशन मिल चुका है। अब आपको क्या करना है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो ऑप्टिमिलिटी के लिए आप क्या करोगे? ये W को हटा दोगे, इसकी जगह आप क्या करोगे? भाई अगले स्टेप में क्या करोगे? W 0 हो गया, देन प्रोसीड टू द फेज 2। और फेज 2 में क्या करना है? मेरे को मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मेरे को ऑप्टिमाइज करना है। तो अगले के लिए मेरा हो गया मैक्सिमाइज Z, जो भी मेरे को फंक्शन दिया हुआ था Z का, 5x1 प्लस 4x2। ठीक है। और जो मेरे को आखिरी टेबल मिली थी W को मिनिमाइज करने के बाद, उसी टेबल को मैं आगे प्रोसीड करूंगा। बात समझ में आई? जब आपने W को मिनिमाइज कर लिया तो 2 चीजें होंगी। क्या होगा? या तो W 0 होगा या नहीं होगा। नहीं हुआ, काम खत्म, नमस्ते। क्लियर? W 0 हो गया तो W ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हटा के उसी टेबल में अब Z को एंटर करवा दो और फिर आगे जैसे सिंपलेक्स मेथड से आप सॉल्व करते थे वैसे आप सॉल्व करते जाओगे। इज दैट क्लियर? तो समटाइम्स लोगों को लगता है कि ये 2 फेज मेथड में 2 बार प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और इसमें फायदा ये होता है कि ये प्रोसेस नीट एंड क्लीन होती है, क्योंकि M देख के दिमाग थोड़ा अपना घूमता है। राइट। तो यहाँ पे अपने को M को डील करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आपको दी हुई है इसको दोनों मेथड से सॉल्व करिए। फर्स्ट यूजिंग बिग M मेथड एंड देन यूजिंग द 2 फेज मेथड। इज दैट क्लियर? चलिए, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व।